व्हाई डिड ब्रिटिश वॉन द बैटल ऑफ प्लेसी 7 नंबर का सवाल है। व्हाई डिड ब्रिटिश वॉन द बैटल ऑफ प्लेसी इन 1757, 7 नंबर का सवाल है। आप बताएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे सबसे पहले तो। आप इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि ब्रिटिश ऑन द बैटल ऑफ प्लेसी in 1757 due to many reasons, कुछ रीजंस की वजह, ड्यू टू मैनी रीजंस की वजह। अब आप बताएंगे पहला रीजन क्या था। पहला रीजन ये था कि मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया था कि एक बंदा था जिसका नाम था मीर जाफर बगावती। वो बिल्कुल अल्लाह भला करे आपकी एक्स की तरह होगा कि वो मीर जाफर भाईजान ने जो है वो क्या कर दिया था, मीर जाफर ने बिट्रे कर दिया था। क्या कर दिया था? मीर जाफर ने बिट्रे कर दिया था। किसको बिट्रे कर दिया था? सिराजुद्दौला को बिट्रे कर दिया। किसको बिट्रे कर दिया था? सिराजुद्दौला को। मीर जाफर साहब जो थे वो राइट हैंड थे किसके? नवाब सिराजुद्दौला के। और ही वॉज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। सर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे, ही वॉज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे किसको? बेटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। ये रॉबर्ट क्लाइव को इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे, सारी न्यूज वगैरह दे रहे थे, सारे मामला दे रहे थे। ही वॉज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू सर रॉबर्ट क्लाइव। ही वॉज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू सर रॉबर्ट क्लाइव। वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे किसको? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे सर रॉबर्ट क्लाइव को। इसलिए सर रॉबर्ट क्लाइव वेल, इसलिए उनको टैक्टिक्स के बारे में और स्ट्रेटेजीज के बारे में पहले से पता था। जब टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजीज के बारे में पहले से पता होगा तो क्या वो पावरफुल हो जाएंगे या वो वीक हो जाएंगे? सर वो पावरफुल हो जाएंगे। पहला रीजन समझा दिया। पहला रीजन नहीं नहीं समझ में आया तो पूछ रहे। मैंने आपको पहला रीजन समझाया, मैंने आपको पहला रीजन समझाया, मैंने आपको पहला रीजन समझाया कि भाई मीर जाफर साहब जो थे वो बिट्रे करते हैं। किसको बिट्रे करते हैं? बैटलफील्ड में बिट्रे करते हैं। ईमानबाजी बताइए, पूछे। मैसेज बेटा खुला हुआ है। वॉइस ग्लिच कर रही है, 1 मिनट सब्र कीजिए। हेलो, चल रहा है। हेलो। अब बेटा सही है मेरे बच्चे? हेलो। आपकी आवाज स्टटर हो रही है, 1 मिनट सब्र कीजिए यार। 1 मिनट। जेब्रा इवॉल्व भी बेटा कनेक्ट हुआ है मेरे बच्चे यार। कोई और मसला है बेटा, आपके नेट में ना मसला हो यार। मेरा ही मसला है। सही है भाई, 1 मिनट सब्र, 1 मिनट सब्र कीजिए भाई। दूसरा मैं चेक करता हूँ। मेरा नेट सही नहीं चल रहा है। अब देखें, आवाज सही हुई? अभी भी नहीं हुई। लैग आ रहा है। अब आवाज सही हुई? अभी भी नहीं हुई। मैं अपना इंटरनेट चेक कर लूँ। 1 मिनट सब्र करें भाईजान, 1 मिनट सब्र कीजिए भाईजान, 1 मिनट सब्र कीजिए भाईजान। मैं अपना हॉटस्पॉट कनेक्ट करके देखता हूँ, मसला ही कोई नहीं है। अब बताएं भाईजान, अब आवाज सही है या अभी भी खराब हो रही है? नेट चेंज कर लिया मैंने। आवाज सही आ रही है भाई। हटो बच्चों भाई, चलें भाई, डन भाई। चलें भाई। अब आवाज सही है भाईजान। चलें भाई, शुक्र अल्लाह का भाईजान, शुक्र अल्लाह का भाईजान। फुल पप्पू हो गई भाई। क्या बात है भाई, माशाल्लाह भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है। अब पहले सुन ले मेरी जान, अब ध्यान से बातें। पहला रीजन क्या था कि भाई मीर जाफर साहब ने बिट्रे किया था। किसको बिट्रे किया था? सिराजुद्दौला साहब को बिट्रे किया था। और मीर जाफर जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे। किसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे? सर रॉबर्ट क्लाइव को। सर रॉबर्ट क्लाइव वॉज वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ नवाब सिराजुद्दौला, so he got more powerful in the battlefield and at last नवाब सिराजुद्दौला had to face defeat। ये क्या हो गया सर? ये पहला रीजन हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चे? ये पहला रीजन हो गया। सेकंड रीजन क्या था जानू? सेकंड क्या था? सेकंड रीजन आप बताएंगे कि रेन प्लेड क्रूशल रोल। बारिश ने बड़ा एक क्रूशल रोल प्ले किया था। रेन प्लेड क्रूशल रोल। बारिश ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। रेन प्लेड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, बड़ा क्रूशल रोल। वाई रेन प्लेड क्रूशल रोल? रेन प्लेड क्रूशल रोल वाई? बिकॉज सबसे पहली बात मेरे बच्चे, रेन ने बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, एक बहुत ज्यादा क्रूशल रोल प्ले किया। जब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल, एक क्रूशल रोल प्ले क्यों किया? क्रूशल रोल प्ले इसलिए किया क्योंकि नवाब साहब ने नवाब साहब ने अपनी कैनन्स, अपनी तोपों को और अपनी बंदूकों को, अपनी मस्किट्स को रेन से प्रोटेक्ट ही नहीं किया। किससे प्रोटेक्ट नहीं किया मेरी जान? रेन से प्रोटेक्ट ही नहीं किया, ना कैनन्स को ना ही मस्किट को। रेन से प्रोटेक्ट ही नहीं किया। दूसरे एंड पे सर, प्रोटेक्ट ही नहीं किया दूसरे एंड पे सर, रॉबर्ट क्लाइव साहब ने प्रोटेक्ट किया। किसने प्रोटेक्ट किया? रॉबर्ट क्लाइव साहब ने प्रोटेक्ट किया। रॉबर्ट क्लाइव साहब ने प्रोटेक्ट किया। किसने प्रोटेक्ट किया? रॉबर्ट क्लाइव साहब ने प्रोटेक्ट किया। किसको प्रोटेक्ट किया?
अपने वेपन्स को और अपने कैनन्स को, तो जिसकी वजह से अटैक किया और वो जीत गए। कौन सी बैटल जीत गए? बैटल ऑफ प्लेसी। कौन सी बैटल जीत गए? बैटल ऑफ प्लेसी। मैंने आपको दो रीजन समझा दिए। आपको अगर किसी को, बच्चे को कोई भी समझ ना आया हो तो मुझसे पूछ ले, या पहले मैं रीजन पूरे समझा देता हूँ, उसके बाद मुझे मैसेज करके बता देना। लास्ट रीजन आप बताएंगे, लास्ट रीजन बताएंगे कि भाई नवाब ओपन द बैटल। नवाब ने जो बैटल को ओपन किया था, नवाब ओपन द बैटल विद हैवी गन फायर। नवाब ने जो बैटल को ओपन किया था उसमें उसने वाह अन्नी पा दी थी, बंदूकें चला चला के हैवी गन फायर के साथ उसने बैटल को स्टार्ट किया था। लास्ट सीजन क्या था कि नवाब ने ओपन किया था बैटल को विद हैवी गन फायर। उसने इतनी बंदूकें खोल दी थी, इतनी बंदूकें खोल दी थी कि एट लास्ट उसके पास शॉर्टेज हो गई थी। शॉर्टेज हो गई थी किस चीज की? वेपन की। और रॉबर्ट क्लाइव वॉज क्लेवर। वो बहुत तेज था, रॉबर्ट क्लाइव स्मार्ट था। और ही वेटेड टिल द एंड। उसने वेट किया, कब तक वेट किया? एंड तक वेट किया। कब तक वेट किया मेरी जान? एंड तक वेट किया। और एट लास्ट इसको विक्ट्री हासिल हुई, क्योंकि इसने अपने वेपन्स को यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से, हटो बच्चों तरीके से किया था। आप बताएंगे मेरी जान, पहला रीजन क्या था कि मीर जाफर ने बिट्रे किया था। दूसरा रीजन, रेन ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। लास्ट रीजन क्या था कि नवाब के पास बैटल में हैवी गनफायर इसने खोल दी थी। शॉर्टेज क्रिएट हो गई थी किस चीज की मेरे बच्चे? वेपन वगैरह की। रॉबर्ट क्लाइव बहुत ज्यादा स्मार्ट था और वो अपने वेट वेट करता है कब तक? एंड तक। अब मैंने आपको 7 नंबर का सवाल करा दिया। 7 नंबर का सवाल कराने के बाद जानू हम अगले सवाल पे जाएंगे। अलीशा बाजी आपको समझ में आ गया मेरे बच्चे? इसके बाद चले भाई, डन हो गया भाई। इसके बाद आपको मैंने मामला समझा दिए। 3 महीने आपको समझाने के बाद मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया था कि एक प्रोविंस था जिसका नाम था बंगाल। और बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को मार दिया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को मारा किसने? मारा रॉबर्ट क्लाइव ने मारा। रॉबर्ट क्लाइव को मारने के बाद नया नवाब बना दिया। किसको बना दिया? मीर जाफर। ये मीर जाफर जो था ये पपी होगा। ये मीर जाफर जो है ये पपी होगा। ये मीर जाफर पपी होगा। किसका पपी होगा? ब्रिटिश का। ये मीर जाफर पपी होगा ब्रिटिश का। और बिल्कुल डॉगी पाला हुआ है ब्रिटिश ने। उसका नाम क्या है? मीर जाफर। इसका एक दामाद था जिसका नाम था इसका एक दामाद था जिसका नाम था मीर कासिम। क्या नाम था मेरी जान? मीर कासिम। ये मीर कासिम भाईजान जो हैं ये फोर्सेस ज्वाइन करते हैं। ये अलायंस करते हैं किसके साथ? मुगल एम्परर शाह आलम टू के साथ। किसके साथ जानू? मुगल एम्परर शाह आलम टू के साथ और नवाब ऑफ ओध के साथ। किसके साथ? नवाब ऑफ ओध के साथ। मुगल एम्परर शाह आलम टू के साथ और नवाब ऑफ ओध के साथ कि भाई ईआईसी को निकाल दें। किसको निकाल दें? ईआईसी को निकाल दें। कहां से निकाल देंगे? बंगाल से। ईआईसी को निकाल देंगे बंगाल से। कहां से निकालेंगे जानू? बंगाल से। ये सब कुछ कब हो रहा है? ये सब कुछ हो रहा है 1764 में। कब हो रहा है? 1764 में। कब हो रहा है? 1764 में। मीर जाफर का सन इन लॉ मीर कासिम ज्वाइन करता है फोर्सेस विद द मुगल एम्पायर शाह आलम टू और नवाब ऑफ ओट टू ड्राइव ईआईसी आउट ऑफ बंगाल। बट दे लॉस्ट दिस बैटल। सर ये वो बैटल ये हार गए और बहुत ज्यादा बुरे तरीके से हारे। बट दे लॉस्ट दिस बैटल, बहुत ज्यादा बुरे तरीके से हारे। और बट दे लॉस्ट दिस बैटल, और एट लास्ट 1764 में एक बैटल हुई थी जिसका नाम था बैटल ऑफ बुक्सार। आप अपने रजिस्टर में लिख लीजिए। आज हमने पहले दूसरा सवाल, पहले पहले तो आप लिखिए व्हाई डिड ब्रिटिश वॉन द बैटल ऑफ प्लेसी, लिखिए। इसके बाद इसके बाद मेरे बच्चे, मैंने आपको बात यहां तक समझा दी। फिर अगला सवाल लिखिए, व्हाट वाज बैटल ऑफ बुक्सार। हमने 2 सवाल सॉल्व किए आज। व्हाई डिड ब्रिटिश वॉन द बैटल ऑफ प्लेसी। और हमने दूसरा सवाल किया, व्हाट वाज बैटल ऑफ बुक्सर। व्हाट वाज बैटल ऑफ बुक्सर। 2 सवाल हमने कर लिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। मीर जाफर का दामाद किसके साथ मिला था बेटा? मीर कासिम के साथ। फिर मीर कासिम बेटा किसके साथ मिला था? मुगल एम्पायर शाह आलम टू के साथ और नवाब ऑफ ओध के साथ। ईआईसी टू ड्राइव ईआईसी। ईआईसी को कहां से निकालना था?
बंगाल से। क्या निकाल पाए थे? नहीं निकाल पाए थे, हार गए थे। कौन हार गई थी सर? ये सारे तीनों हार गए थे। और कब हारे थे? 1764 में। इस बैटल को क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ सार। उनको एक ट्रीटी साइन करनी पड़ गई थी, जाहिर सी बात है। बैटल ऑफ बुक्सार में ऐसी जीत गई है, और बैटल ऑफ बुक्सार में दूसरी साइड पे ईआईसी जीत गई है। ईआईसी जीतने के अलावा दूसरी साइड पे क्या हुआ है सर? दूसरी साइड पे मेरी जान के टोटे, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे दिल की धड़कन। सर एक साइड पे ईआईसी जीत गई है, और दूसरी साइड पे क्या हुआ है? दूसरी साइड पे तीन लोग हारे। वो तीन लोग कौन है? सबसे पहले उनका जो पापा है उसका नाम है मुगल एम्पायर। क्या नाम है? उस मुगल एम्पायर का बादशाह का नाम क्या था? उस मुगल एम्पायर के बादशाह का नाम था शाह आलम टू। क्या नाम था? शाह आलम टू, नवाब ऑफ ओध। शाह आलम टू और नवाब ऑफ ओध। सर एक बात, मुगल एम्पायर शाह आलम टू और नवाब ऑफ ओध। सर ईआईसी को निकालना है। ईआईसी को कहां से निकालना है मेरी जान? ईआईसी को बंगाल से निकालने गए थे। क्या निकाल पाए थे? नहीं निकाल पाए थे। एक ट्रीटी साइन करके आए थे जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ दीवान। ये ट्रीटी ऑफ दीवान क्या थी? ये ट्रीटी ऑफ दीवान ये थी कि ब्रिटिश अब टैक्स रेवेन्यू रिसीव किया करेगी कुछ एरिया से, जिनका नाम है बंगाल, जिनका नाम है बिहार, उसका नाम है उड़ीसा, फिर एक और है जिसका नाम है ओध। इन चार एरिया से अब जो टैक्स लेगी, वो टैक्स कौन लेगी? टैक्स लेगी ईआईसी। कौन लेगी जानू? ईआईसी। और इसके रिटर्न में ईआईसी पे करेगी किसको? मुगल एम्पायर को। कितने रुपया? रुपया 26 लाख रुपए एनुअली। 26 लाख रुपए कैसे पे करेगी? एनुअली। मैंने बताया, आफ्टर द लॉस इन द बैटल ऑफ बुक्सार द मुगल एम्पायर शाह आलम टू वाज फोर्स्ड टू साइन अ ट्रीटी नोन एज ट्रीटी ऑफ दीवान, in which British started collecting revenue from Bengal, Bihar, Orissa, and Oudh. In return, the British would pay 26 lakh rupees annually to the British. Oh, annually to the Mughal Emperor Shah Alam II. सर क्वेश्चन लिखिए, व्हाट वाज ट्रीटी ऑफ दीवान। मैंने ये भी क्वेश्चन आपको करा दिया। व्हाट वाज ट्रीटी ऑफ दीवान? व्हाट वाज ट्रीटी ऑफ दीवान? ट्रीटी ऑफ दीवान के मुताबिक, अभी हमने डिस्कशन किया है, ट्रीटी ऑफ दीवान के मुताबिक सर कौन से एरिया से ब्रिटिश रेवेन्यू ले रही है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और ओथ। इसके रिटर्न में ब्रिटिश कितना पे कर रही है? 26 लाख रुपीस। कितना मेरे बच्चे? 26 लाख रुपीस। कैसे? 26 लाख रुपीस एनुअली पे कर रही है। किसको पे कर रही है? शाह आलम टू को। किसको पे कर रही है? शाह आलम टू को। कितना पे कर रही है? 26 लाख रुपीस पे एनुअली पे कर रही है। किसको पे कर रही है? शाह आलम टू। किसको पे कर रही है? शाह आलम टू को पे कर रही है। कितना पे कर रही है? 26 लाख रुपीस एनुअली। व्हाट वॉज, इसके बाद ट्रीटी ऑफ दीवान के बाद, ट्रीटी ऑफ दीवान के बाद आप अगली बात बताएंगे, आप अगली बात समझाएंगे, आप अगली बात बताएंगे, आप अगली बात समझाएंगे। 26 लाख रुपीस एनुअली के बाद व्हाट वॉज ट्रीटी ऑफ दीवान के बाद, व्हाट वॉज ट्रीटी ऑफ दीवान के बाद इन एरिया से टैक्स रिसीव करेगी। कौन टैक्स रिसीव करेगी? ब्रिटिश रिसीव करेगी। तो मेरे बच्चे एक बात का जवाब दो, बताओ। अब टैक्स लेने कौन आ रही है? ब्रिटिश आ रही है। और ब्रिटिश की कौन सी कंपनी टैक्स ले रही है? ईआईसी। अब फ्रेंच, डच और पोर्तुगीज को और भूख हो गई होगी सर, नो? क्योंकि ये इनके कॉम्पिटिटर्स थे। ये देख रहे होंगे यार, ब्रिटिश तो और ज्यादा क्या होती चली जा रही है, ब्रिटिश तो दिन बर दिन अमीर होती चली जा रही है। एक और चीज, जब पैसे आएंगे तो करप्शन भी करेगी, यस और नो? यहां तक बात समझ में आ गई? क्या ये ईआईसी ट्रेड कर रही है? ईआईसी एक प्राइवेट ओन्ड कंपनी है। मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ईआईसी कौन सी कंपनी है? प्राइवेट ओन्ड कंपनी। प्राइवेट ओन्ड कंपनी का मतलब यह है कि सारा पैसा किसके हाथ में जा रहा है? सारा पैसा प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में जा रहा है। ये मैंने सिर्फ ऐसे ही समझाया रिवाइज कराने के लिए। अब जो मेन मैंने आपको सवाल कराना है वो सवाल मैं लिख रहा हूं। ये आज का सेकंड लास्ट सवाल होगा। ब्रिटिश ने एक चीज इंट्रोड्यूस की थी जिसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। व्हाट वाज पिट्स इंडिया एक्ट? ब्रिटिश ने एक चीज इंट्रोड्यूस की थी, उसको बोलते हैं व्हाट वाज इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट का सवाल मेरे बच्चे 4 मार्क्स का सवाल आता है। पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट के मुताबिक ईआईसी पे डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया था। किस पे डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया था? या तो खिड़की खोल दे बेटा। ईआईसी पे डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया था। ईआईसी पे डायरेक्ट कंट्रोल किसने लिया था? ईआईसी पे डायरेक्ट कंट्रोल लिया था ब्रिटिश ने। ईआईसी पे डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया था। डायरेक्ट कंट्रोल किसने लिया था? ब्रिटिश ने लिया था। ईआईसी पे डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया था। डायरेक्ट कंट्रोल किसने लिया था? ब्रिटिश ने लिया था। और कब लिया था? 1784 में।
और पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? पहला गवर्नर जनरल बना था वॉरेन हेस्टिंग। आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आप इसका आंसर लिखेंगे, Pitt's India Act was introduced. Pitt's India Act was introduced by the British government in the court of UK, in which British government took direct control of EIC. In 1784, the British government took direct control of EIC, and the first Governor General of British, and he was made known as Warren Hastings. पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग नाम था सर। एक ईआईसी एक प्राइवेट ओन कंपनी थी, जैसे कि इम्तियाज सुपरमार्केट एक प्राइवेट ओन कंपनी है। अभी मेरा स्कूल खुलने वाला दी सक्सेस स्कूल, तो वो प्राइवेट ओन कंपनी होगी, वो मेरा होगा। अब मिसाल के तौर पे किसी दिन गवर्नमेंट ने कोई लॉ निकाल दिया कि भाई अब से मिसाल के तौर पे दी सक्सेस स्कूल गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, तो यही पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर भी हो रहा है। ये ईआईसी का डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। डायरेक्ट कंट्रोल किसने लिया था? ब्रिटिश ने लिया था। 1784 में गवर्नर जनरल ने निकाला था बेटा मेरे बच्चे। वॉरेन हेस्टिंग साहब जो थे वो गवर्नर जनरल थे। किधर बेटा? किसके गवर्नर जनरल थे? इंडिया के गवर्नर जनरल थे। और ये पहले गवर्नर जनरल बने थे वॉरेन हेस्टिंग आफ्टर द पिट्स इंडिया एक्ट इन 1784। और पिट्स इंडिया एक्ट के मुताबिक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईआईसी का डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया था। इसका मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट अब अफेयर्स कंट्रोल करेगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट अब एरियाज को गवर्न करेगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ही अब कंट्रोल करेगी किसको? अफेयर्स को। ब्रिटिश गवर्नमेंट ही एरियाज को कंट्रोल करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ही अफेयर्स को कंट्रोल करेगी। बात समझ में आ गई नहीं आई? पक्का मेरी जान? जानू पिट्स इंडिया एक्ट समझा दिया। जानू व्हाट वाज ट्रीटी ऑफ दीवान समझा दिया। जानू व्हाट वाज बैटल ऑफ बुक्सर समझा दिया। मेरी जान ये समझा दिया कि ब्रिटिश बैटल ऑफ प्लेसी क्यों जीती थी। अब आज का लास्ट सवाल, सवाल लिख ले मेरे साथ। 7 नंबर का सवाल है, इसकी मार्किंग स्कीम लिख ले मेरे साथ। इसके बाद इसके बाद मैं आपको सवाल बता रहा हूँ कि व्हाई डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ईआईसी। मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप रीजन देंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ईआईसी इन 1784 ड्यू टू मेनी रीजंस। फर्स्ट रीजन वाज ईआईसी वाज अ प्राइवेट ओन्ड कंपनी। सारा रेवेन्यू कौन लेके जा रहे थे? सारा रेवेन्यू प्राइवेट इंडिविजुअल्स लेके जा रहे थे। कौन लेके जा रहे थे मेरे बच्चे? प्राइवेट इंडिविजुअल्स। क्या गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट हो रहा था? कोई बेनिफिट गवर्नमेंट को नहीं हो रहा था। नो बेनिफिट was gained by the government। किसको नहीं हो रहा था? गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। नो बेनिफिट was gained by the government of Britain। तो भाई जान क्या लूटने के लिए? वेल्थ को लूटने के लिए। किसको लूटने के लिए मेरे बच्चे? वेल्थ को लूटने के लिए। वेल्थ को डायरेक्टली लूटने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईआईसी का डायरेक्ट कंट्रोल लिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसका डायरेक्ट कंट्रोल लिया? ईआईसी का डायरेक्ट कंट्रोल लिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसको टेक ओवर किया? ईआईसी को टेक ओवर किया, क्योंकि ईआईसी एक प्राइवेट ओन्ड कंपनी थी। कौन सी कंपनी थी? प्राइवेट ओन्ड कंपनी। कोई भी बेनिफिट गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा था ब्रिटेन की, तो वेल्थ को डायरेक्टली लूटने के लिए ब्रिटेन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कंट्रोल लिया। किसका डायरेक्ट कंट्रोल लिया? ईआईसी का। बात समझ में आ गई नहीं आई मेरे बच्चे? यहां तक बात समझा दी, यहां तक सारी बातें समझा दी। इसके बाद आप लिखेंगे सेकंड रीजन। आप सेकंड रीजन लिखेंगे। आप सेकंड रीजन में बताएंगे जानू, आप सेकंड रीजन में बताएंगे कि ब्रिटेन आर्मी को और स्ट्रॉन्ग करना चाहती थी। एक बात का जवाब दे दें, बहरिया टाउन में चोरी पड़ना आसान है या मलिर कैंट में? कल की बात है, बहरिया टाउन में चोरी पड़ना आसान है क्योंकि वहां आर्मी नहीं है, वहां तो नॉर्मल गार्ड है। अकल की नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है भाईजान। मिसाल के तौर पे गैरिसन टाउन है मलिर कैंट, वहां पे चोरी पड़ना इतना कोई आसान नहीं है, वहां पे कोई आम तरीके से डकैती नहीं पड़ सकती। सेकंड रीजन ये था, सेकंड रीजन ये था क्या करना था? आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना था। क्या बनाना था? स्ट्रॉन्ग। वेपन्स लेकर आने थे। ब्रिटेन गवर्नमेंट आएगी तो वेपन भी लेकर आएगी। टेक्नोलॉजी लेकर आनी थी। एडमिनिस्ट्रेटर्स लेकर आने थे। कौन लेकर आने थे? एडमिनिस्ट्रेटर्स। कौन लेकर आने थे बेटा? एडमिनिस्ट्रेटर्स। टेक्नोलॉजी लेकर आनी थी, वेपन लेकर आने थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स लेकर आने थे, क्योंकि ये डर था कि कौन अटैक कर देंगे। कहीं फ्रेंच अटैक ना कर दें, कहीं डच अटैक ना कर दें, कहीं पोर्तुगीज अटैक ना कर दें। तभी ब्रिटेन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। किसका डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया? ईआईसी का। सेकंड रीजन ये था कि दे वांटेड टू मेड आर्मी मोर स्ट्रांग, ब्रिंग मोर एडवांस वेपन्स, ब्रिंग मोर एडवांस टेक्नोलॉजी, and to bring more literate administrators. So French, Dutch और Portuguese could not able to capture subcontinent, could not able to attack on subcontinent. Due to this reason, they took direct control of EIC. लास्ट सीजन मेरे EIC करप्शन कर रही थी बंगाल में। लास्ट सीजन क्या था कि EIC करप्शन कर रही थी बंगाल में। लास्ट सीजन था कि EIC करप्शन कर रही थी बंगाल में। EIC करप्शन कर रही थी बंगाल में, और वो क्या ले रही थी? ब्राइब्स ले रही थी। क्या ले रही थी?
ब्राइब्स के अलावा वो गिफ्ट भी ले रही थी। क्या ले रही थी? गिफ्ट्स। ये ब्राइब्स और गिफ्ट लेने की वजह से ब्रिटिशर्स की इमेज पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी? ब्रिटिशर्स की इमेज नेगेटिव हो रही थी। क्या हो रही थी? नेगेटिव। तो उस इमेज को बेटा, उस इमेज को इंप्रूव करने के लिए, उस इमेज को इंप्रूव करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, किसने मेरे बच्चे? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईआईसी का डायरेक्ट कंट्रोल लिया। Last season was EIC was doing corruption in Bengal. They were taking rich bribes. They were taking gifts. Due to this reason, the image of Britishers were getting negative. However, to improve that image, British government took direct control of EIC. So, किस चीज के मामला ठीक हो सके? टैक्सेस के, रेवेन्यू के। आज मुझे कहीं जाना है तो मैं अल्लाह भला करे यहाँ तक ही पढ़ा रहा हूँ, हम यहाँ से क्लास को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट जो मैंने क्वेश्चन कराया है वो व्हाई डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ईआईसी कराया है, जिसमें 3 रीजन समझाया कि ईआईसी प्राइवेट ओन कंपनी थी, सारा पैसा प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास जा रहा था, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था गवर्नमेंट और ब्रिटेन को, सारी वेल्थ ब्रिटेन लूट रही थी डायरेक्ट, मतलब ईआईसी लूट रही थी तो ब्रिटेन को लूट नहीं थी, तभी डायरेक्ट कंट्रोल लिया था। सेकंड रीजन ये था कि आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाना था, एडवांस वेपन लेकर आने चाहिए, टेक्नोलॉजी लेकर आनी थी, लिटरेट एडमिनिस्ट्रेटर लेकर आने थे, क्योंकि फ्रेंच डच पोर्तुगीज पूरी दुनिया की वेल्थ को कैप्चर कर रहे थे, तो उनको डर था कि यहाँ भी ना आ जाए। लास्ट सीजन ईआईसी करप्शन कर रही थी बंगाल में, रिच ब्राइब्स वगैरह ले रही थी, गिफ्ट वगैरह ले रही थी, और ब्रिटेन गवर्नमेंट को ये डर था कि हमारी इमेज नेगेटिव ना हो जाए, तो इस इमेज को इंप्रूव करने के लिए, टैक्सेस के न्यू इंतजाम लेकर आने के लिए, रेवेन्यू के नए इंतजाम देने के लिए ब्रिटेन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कंट्रोल लिया। किसका डायरेक्ट कंट्रोल लिया? ईआईसी का। ये सवाल में, ऊपर वाले सवाल में कि भाई ईआईसी एस्टैब्लिश इन द सबकॉन्टिनेंट, बहुत फर्क है। वहां ये फर्क है कि ईआईसी आई क्यों थी, और ये सवाल है कि ईआईसी का डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटेन गवर्नमेंट ने क्यों दिया। इसकी रिकॉर्डिंग हसीब अपलोड कर देगा, उसको बार बार मैसेज करके तंग कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।